हे एवरीवन, वॉइस क्लियर है? राइट। तो यार अभी जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हमारे कैलकुलस पर बेस्ड एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की, एंड दैट इज डिफरेंशियल कैलकुलस। यहां हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो इंटीग्रल कैलकुलस पर बेस्ड है। तो यार डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत अच्छे से करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन का भी प्रॉपर आइडिया होना चाहिए और इंटीग्रेशन का भी प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। और इसके अलावा जो एक और टॉपिक होगा हमारा वो होगा AOI, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जिसमें हम एरिया अंडर द कर्व्स के बारे में भी बात करेंगे। सही है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को आगे ले जाने से पहले वैसे यार अगर हमारे मन में ये बात है कि हमें बहुत ज्यादा इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन या पूरी डेफिनाइट इंटीग्रेशन आनी चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशंस को करने के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार। ठीक है ना। हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन और इनडेफिनाइट डेफिनाइट इंटीग्रेशन के आइडिया के बेसिस पर भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही ऑलमोस्ट एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, ऑलमोस्ट। ठीक है। तो इसको करना कैसे है, बेसिक फॉर्मूले की तो जरूरत पड़ेगी, मगर देखते हैं यार क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। और थोड़ा बहुत इसमें थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि भाई किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, ऑर्डर क्या होगी और किस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे। डिफरेंशियल इक्वेशंस बनते कैसे हैं ये बात तो ठीक है, मगर उसे सॉल्व करने के लिए यार 3 तरीके के मेथड होते हैं हमारे पास। पहला मेथड होगा हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जिसमें हम अलग अलग वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। दूसरा होगा होमोजीनियस इक्वेशन वाला, और तीसरा होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो अभी इस साल के एग्जाम के सिलेबस से पूरी तरीके से एलिमिनेट हो चुका है। तो बचे हुए 2 मेथड्स का इस्तेमाल करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना और डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना और किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर या डिग्री को बयां करना, ये सारे हमारे टारगेट टॉपिक्स हैं यार। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज हम ये देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कौन सी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो पहली बात लिखी है एक ऐसा इक्वेशन जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स को इन्वॉल्व करे डिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स या डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वन। तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती है? ऐसी इक्वेशन कहलाएगी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अब किसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं, सबसे ज्यादा ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा होगा? मतलब आपके पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव तक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, उसे उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहा जाता है। उसे उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहा जाएगा। ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी सवाल पे भी आ जाऊंगा, इस स्क्रीन के बाद सिर्फ सवाल ही सवाल है। ठीक है। तो जो छोटी मोटी बातें हैं वो मैं एनसीईआरटी की समरी से आपके सामने लेकर आया हूं, ये बताने के लिए भी यार जब भी किसी टॉपिक को आप खत्म करो आपको एनसीईआरटी की एग्जांपल्स और एनसीईआरटी की समरी पे नजर जरूर मारनी चाहिए। ठीक है। डिग्री क्या होती है यार? डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड इफ इट इज अ पॉलिनोमियल ओनली। मतलब अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है तो जरूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन हो। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है सर? वो ax + by + c = 0 टाइप है ना। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें सभी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स जो भी आपके इन्वॉल्व हैं, डिफरेंशियल टर्म्स जो भी आपके इन्वॉल्व हैं, उनकी आपको पावर, पॉजिटिव पावर निकलकर मिल रही हो। ठीक है। पॉजिटिव रेशनल पावर निकलकर मिल रही हो, उस केस में हम बोलेंगे कि उसकी डिग्री डिफाइंड है। और डिग्री कैसे डिफाइन होगी? सबसे ज्यादा पावर नहीं, सबसे ज्यादा ऑर्डर के डिफरेंशियल डेरिवेटिव, सबसे ज्यादा ऑर्डर का जो भी डेरिवेटिव उसमें इन्वॉल्व है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। पहली बात सर, ऑर्डर कब डिफाइन होगा? हमेशा। ऑर्डर का मतलब क्या है? सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा अवेलेबल है। डिग्री कब डिफाइन होगी? हमेशा नहीं। डिग्री तभी डिफाइन होगी जब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है ना। और ऐसी सूरत में उस डिफरेंशियल पॉलिनोमियल इक्वेशन में आने वाला हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है और उसकी हाईएस्ट पावर जो है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है और उसकी हाईएस्ट पावर जो है, वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी। तो डिग्री कब डिफाइन है और डिग्री क्या होती है, इस बात को आपको समझना जरूरी है। तो पहले ये जो 4 पॉइंट्स थे यार पहले के, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। बाकी पॉइंट्स को भी आपको एनसीईआरटी को रिव्यू करते टाइम पढ़ना जरूर है, एग्जाम्पल्स को देखना जरूर है। मुझको लगता है बात समझ में आ गई होगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यार। ठीक है। डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं, अब सवालों के साथ शुरू करते हैं। जैसे एग्जाम्पल उठाया मैंने, एक्सरसाइज के क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे क्वेश्चन मुझे एग्जाम्पल में लग रहे थे, तो देखिए आप सीख भी जाएंगे और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी काफी है।
फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, यदि डिफाइंड है तो ऑर्डर तो हमेशा मिलेगा लेकिन डिग्री हमेशा नहीं मिलेगी। ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिग्री कब मिलेगी, जब भाई पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, यानी जितनी भी dy by dx वाली टर्म हो वो पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में आ रही हो। तो देखिए सबसे पहले आप बोलेंगे dy by dx माइनस cos x इक्वल्स टू 0। तो ये जो आपका पहला वाला इक्वेशन है ये अपने आप में एक पॉलिनोमियल इक्वेशन ही है। तो इसमें डिग्री क्या है, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है सबसे पहले सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा इन्वॉल्व है, एक ही बार फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो यहां पे आप बोलेंगे कि ऑर्डर इसका 1 है। और डिग्री क्या है भाई, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की इन्वॉल्व पावर वो तो 1 है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही वो dy by dx है, एक ही टर्म है और पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो उसकी पावर भी क्या है 1 है, तो डिग्री भी क्या हो गई 1। दूसरा पार्ट देखते हैं। देखिए आपने कहा ये भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, अगर ध्यान से देखें आप, ठीक है, इसकी जो ऑर्डर डिफाइन होगी यार वो इस वाली टर्म से डिफाइन होगी, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो यहां पे ऑर्डर क्या आ जाएगा यार, इसका 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ऑर्डर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। डिग्री हाईएस्ट पावर नहीं होती, हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर होती है। तो यार हाईएस्ट ऑर्डर तो डबल ऑर्डर है, 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है और 2 बार डिफरेंशिएट करने वाली टर्म केवल एक है, तो इसी की जो पावर होगी वही हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर होगी, जो कि डिग्री कहलाएगी, दैट इज 1, जो कि डिग्री कहलाएगी, दैट इज 1। ठीक है, जरा इसको देखते हैं। ये आया y को 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है, यानी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। यहां e की पावर में y फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, e की पावर y डैश, e की पावर y डैश फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। लेकिन क्योंकि e की पावर में dy by dx आ रहा है, e की पावर में y डैश या e की पावर में dy by dx आ रहा है, तो अपने आप में ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। तो आप बोलेंगे कि ऐसी सूरत में यहां पे इसके लिए आप बोलेंगे कि ऑर्डर जो है यार, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा इन्वॉल्व है, 3 ऑर्डर अवेलेबल है, थर्ड ऑर्डर डैश डैश डैश, सिंगल डैश, डबल डैश, ट्रिपल डैश। ठीक है, तो ट्रिपल डैश का मतलब क्या होता है, ट्रिपल डैश का मतलब होता है d3y बाय dx क्यूब, d3y बाय dx क्यूब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। और क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है तो डिग्री जो है यार इसकी वो नॉट डिफाइंड है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्यों नहीं है सर, क्योंकि e की पावर में जा रहा है यार, एक्सपोनेंशियल पॉलिनोमियल थोड़ी होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, पॉलिनोमियल होता है। ठीक है ना, मुझको लगता है बात समझ में आ गई होगी। चलिए डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो यहां हमने तीनों पार्ट्स के ऑर्डर और डिग्री के बारे में कमेंट किया, आगे देखते हैं। देखिए अब ये वाला जो पार्ट है इसमें साइन फंक्शन के अंदर 3 बार साइन फंक्शन के अंदर ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव जा रहा है और आपके पास 4 ऑर्डर डेरिवेटिव भी अवेलेबल है। तो इस टर्म से गवर्न होगा कि आपका ऑर्डर तो यार 4 है और इस टर्म से पता चलेगा कि वो पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो इफ दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉट अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, सो डिग्री जो होगी यार इसकी वो नॉट डिफाइंड होगी, डी इज नॉट डिफाइंड, डिग्री डिफाइन ही नहीं हो पाएगी क्योंकि वो साइन फंक्शन के अंदर जा रहा है, पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा देखते हैं, देखिए यहाँ पे आप बोलेंगे d2y by dx स्क्वायर, ये cos 3x प्लस sin 3x है, तो ये बिल्कुल यार पॉलिनोमियल इक्वेशन है इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। तो आप बोलेंगे कि ऑर्डर जो है वो क्या है 2 है और सबसे हायर ऑर्डर की एग्जिस्ट करने वाली सबसे ज्यादा पावर क्या है, तो सर एक ही टर्म ऐसी है जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, वही सेकंड ऑर्डर की है, तो उसी की पावर जो होगी वो हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व होगी तो वो 1 हो गई, वो हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व होगी तो वो 1 हो गई। क्लियर है भाई, चलो इसको देखते हैं। यहां बोल पाएंगे कि अब ये cos के अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि नॉट अ पॉलिनोमियल है ना, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, नॉट अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री जो होगी वो नॉट डिफाइंड होगी यार, डिग्री विल बी नॉट डिफाइंड। ठीक है, और इसको अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये बोल पाएंगे कि भाई d2y by dx स्क्वायर है, d2y by dx स्क्वायर, यानी ये ऑर्डर तो 2 है और इस हाईएस्ट ऑर्डर टर्म की डायरेक्टली पावर देखकर डिग्री मत बोल देना, ना 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 ना, पहले ये भी चेक कर लेना कि डिग्री डिफाइन होनी भी तो चाहिए। सर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो क्या है, वो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव अवेलेबल है, 2 बार तुमने डिफरेंशिएट किया है और उसकी पावर हाईएस्ट कितनी है 2 है, तो डिग्री कितनी बोल दोगे 2। मगर चेक जरूर कर लेना कि यार वो आंसर 2 होता, प्रोवाइडेड पॉलिनोमियल भी तो होना चाहिए।
तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट की टर्म्स में तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। बात समझ में आई? एक्सपोनेंशियल की पावर में नहीं जाना चाहिए, लॉग के इनपुट में नहीं जाना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनपुट में नहीं जाना चाहिए, तभी तो डिग्री डिफाइन होगी, है ना? यहां देखिए, यहां बोलेंगे कि ये नॉर्मल फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ये एफ डैश एक्स यानी सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, एफ डबल डैश एक्स यानी y डबल डैश डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, ये ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका ऑर्डर तो कितना हो गया यार? ऑर्डर तो हो गया 3 डैश है, तो 3 बार। और पॉलिनोमियल इक्वेशन भी है, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर वो कितनी है? 2 है। तो डिग्री कितनी डिफाइन हो गई यार? 2। ऑर्डर है 3 और डिग्री है 2। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर डिग्री कहलाएगी, प्रोवाइडेड डिफाइन होनी चाहिए। और डिफाइन होने की कंडीशन क्या है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स की टर्म में वो पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए। सही है? बढ़ाते हैं डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे। चलिए, ऑल राइट, वेरीफाई दैट दिस फंक्शन इज अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके सोल्यूशन या रूट्स या जीरोस का क्या मतलब है कि यार y आपको दिया है, dy बाई डी एक्स भी निकालो, y भी डालो और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकालो, उठा के उसमें डाल दो, LHS इक्वल टू RHS आएगा या जीरो निकल कर आएगा। तो उसको आप उसके सोल्यूशन या जीरोस या रूट्स बोलेंगे, सोल्यूशन जीरोस या रूट्स बोलेंगे। देखिए गिवन क्या है? गिवन है y इक्वल्स टू e की पावर -3x। तो मैंने आपको कहा था ना, थोड़ा बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए आपको और थोड़ा बहुत बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो यहां से अगर आप dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो बेसिक डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? सर e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, लेकिन यहाँ जो भी x का कोफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चेन रूल के तहत मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट इज इक्वल टू -3 e टू द पावर -3x। ऑलराइट, और अगर आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, यानी कि एक और बार डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक के टर्म्स अवेलेबल हैं, तो क्या करेंगे यार? ये जो -3 e टू द पावर -3x है, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो -3 चुपचाप खड़ा रहेगा, e टू द पावर -3x का डेरिवेटिव e टू द पावर -3x होगा, मगर एक और बार -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए कितना निकल कर आ गया, पॉजिटिव ऑफ 9 e टू द पावर -3x। ठीक है, पॉजिटिव ऑफ 9 e टू द पावर -3x। अब क्या बोलेंगे? अब बोलेंगे नाउ LHS इक्वल्स टू, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर है यार? आपका लेफ्ट हैंड साइड निकल कर आ रहा है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स -6y इक्वल्स टू, लाइक दिस इज योर LHS, राइट? तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर यार 9 e टू द पावर -3x है, प्लस dy बाई डी एक्स यार -3 e टू द पावर -3x है ना? ये दूसरा हो गया है x, ये इसको पावर में होना चाहिए। देखिए -6y क्या दिया हुआ था यार? e टू द पावर -3x दिया हुआ था, है ना? e टू द पावर -3x दिया हुआ था। तो अब देखो क्या करेंगे, ये आया 9 टाइम्स e टू द पावर -3x, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 टाइम्स e टू द पावर -3x, -6 टाइम्स e टू द पावर -3x। तो देखिए +9 -3 -6, यानी आंसर आया 0, यानी आंसर आया RHS। और यही आपको वेरीफाई करना था कि ये y इक्वल टू e टू द पावर -3x इसका सोल्यूशन है। सो आप बोलेंगे हेंस वेरीफाइड। वैसे भी यार सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना, आई रिपीट, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना हमारे सिलेबस के स्कोप के बाहर है। तो इनका सोल्यूशन ये निकालने के लिए कहा नहीं जाएगा, सॉल्यूशन और क्वेश्चन देकर वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा कि बताइए वेरीफाई करके कि ये सही आ रहा है या नहीं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना हमारे सिलेबस से बाहर है। ठीक, बाकी वेरिएबल सेपरेबल में कैसे निकलेगा, होमोजीनियस में कैसे निकलेगा, अभी हम सीखेंगे। ठीक है, इसी सीरीज में सीखेंगे। और डिफरेंशियल लीनियर जो आपके पास इक्वेशंस हैं लीनियर वेरिएबल वाले, वो सारे आपको सॉल्यूशन नहीं निकालने हैं। ऑलराइट, चलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात नहीं करेंगे ज्यादा, जो एक अलग अलग तरीका है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। वेरिएबल सेपरेबल और होमोजीनियस तो हम देखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है दैट दिस इज xy इज नॉट इक्वल टू 1। ऑलराइट, तो मुझको लगता है आपको वेरीफाई करना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश इक्वल टू दिस, इसमें ये वाली चीज इसका सोल्यूशन है या नहीं है। ठीक है ना, ये वाली चीज इसका सोल्यूशन है या नहीं है। देखिए आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे,
आप बोलेंगे हियर एक्स वाई इक्वल्स टू लॉग वाई प्लस सी, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या करना चाहिए, मुझको लगता है y के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, x के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ऑलराइट। तो कैसे करेंगे, हम बोलेंगे प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग आप इसको डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ पहला वाला, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरा एज इट इज, प्लस x पहला एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, दैट विल बी इक्वल टू log y का डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे x के रिस्पेक्ट में, log y का डिफरेंशिएशन प्लस x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो यार 0 हो जाएगा, तो ये निकल कर आ जाएगा dx बाई डी एक्स यार 1 होता है इंटू वाई प्लस एक्स, dy बाई डी एक्स को आप y डैश बोल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू log y का डिफरेंशिएशन यार 1 बाई वाई आ जाएगा इंटू dy बाई डी एक्स, या इसी को आप y डैश भी बोल सकते हैं, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो देखिए आया y इक्वल्स टू, अगर इन दोनों में से आप y डैश कॉमन ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 बाई वाई माइनस एक्स, भाई ये वाली जो टर्म है एक्स वाई डैश वाली, इसे उस तरफ भेज देंगे तो ये आ गया 1 बाई वाई माइनस एक्स, ठीक है। अब अगर आप एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे तो ये आएगा y इक्वल्स टू वाई डैश एंड इट इज 1 माइनस एक्स वाई बाई वाई। इसका मतलब यहां से y डैश कितना निकल कर आ गया यार, ये निकल कर आ गया y इंटू वाई, वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स वाई, वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई। मुझको लगता है बात समझ में आ गई होगी। सो इन दिस वे वी कैन गेट द सोल्यूशन, यहां से आपको सोल्यूशन मिल सकता है, ठीक है। तो आपने किया क्या, बेसिकली आपने किया ये कि सर जो भी हमने इक्वेशन, ये हमने सोल्यूशन से प्रोसीड करके डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ रही है वो वेरीफाई कर लिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई हो, उसका सोल्यूशन निकाल के बता दीजिए कि ये है। भाई या तो आपको जो इक्वेशन दी गई है एक्स और वाई का रिलेशन दिया है उससे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली जो आपकी नजरों के सामने, अभी तो हमने प्रूव की। दूसरा तरीका क्या है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे आप इसके सोल्यूशन तक पहुंच लीजिए। और उसके तरीके हैं दो, जो अभी मैं बार बार बोलता जा रहा हूं, वेरिएबल सेपरेबल और होमोजीनियस इक्वेशंस का, ठीक है। तो उसके बारे में समय रहते अभी धीरे धीरे बात करेंगे, ठीक। आसान क्या है कि अगर रिलेशन दे रखा हो तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बताना, मुश्किल क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा हो तो उससे उसके जवाब तक पहुंचना, रूट्स तक पहुंचना, सोल्यूशन तक पहुंचना। तो उसके में भी अभी वक्त है, साथ के साथ देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। अब कह रहे हैं y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां से हमें y डैश को प्रूव करना है कि वो एक्स वाई बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो y डैश का मतलब क्या है, या dy बाई डी एक्स निकालना है। तो देखिए y दे रखा है आपको, अब हम क्या करेंगे, यहां पे बोलेंगे शेयर गिवन y इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स और y डैश जो रहेगा दैट विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, आप इसे बोलेंगे कि सर डी बाई डी एक्स ऑफ, आपको अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, ठीक है ना। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई 2 रूट एक्स होता है। तो चेन रूल के तहत ये सबसे पहले तो 1 बाई 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इनटू में ब्रैकेट के अंदर जाएंगे यार, रूट के अंदर जाएंगे तो 1 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 2x होगा। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये निकल कर आ गया x बाय अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, x बाय अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर ध्यान से देखने की कोशिश करें तो मैं क्या कर सकता हूं, और ये हमारा dy बाई डी एक्स आ गया। और अगर मैं रूट, मैंने कुछ मिस किया क्या, एक बार फिर से देखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ ये करना है आपको, तो सबसे पहले 1 बाई 2 रूट एक्स आ गया, रूट ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट समथिंग हो गया। उसके बाद उस समथिंग के अंदर गए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1 प्लस ये 2x आ गया यार। तो और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, नहीं कैंसिल आउट नहीं होगा यार, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 1 भी तो है, ये 1 भी तो है, इसे तो हम भूल गए थे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2x बाई 2 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ये तो y डैश तो ये आ गया यार। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, मुझे न्यूमरेटर में और क्या कर सकते हैं,
अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं यार, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2x, रादर नहीं, मैं देखो गड़बड़ कर रहा था, जब तुम 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो यार 0 आएगा ना, सिली मिस्टेक सिली मिस्टेक, देखो 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो यार यहाँ 0 आ जाएगा प्लस 2x, बिल्कुल सही कर रहे थे यार हम। तो ये 2x बाय दिस, यानी 2 से 2 कट जाएगा, x बाय दिस आ जाएगा, x बाय दिस आ जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं कर रहे थे, पहली बार में ठीक था। ठीक, अब क्या करना चाहिए हमें, डिनोमिनेटर में रूट अपने को पसंद नहीं होता यार, तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, सो दैट कैन बी रिटन एज x, देखो ये y डैश है, किसके बराबर हुआ x, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यार आप y बोल सकते हो, एंड इन द डिनोमिनेटर रूट ए, ये a आ गया, तो इसका मतलब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया। तो इन दिस वे यू कैन सी दैट दिस इज योर रिजल्ट कमिंग, है ना, ये आपका रिजल्ट निकल कर आ गया है यार। मुझको लगता है बात समझ में आ गई। करना क्या है, एक इक्वेशन से शुरू कर रहे हैं और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा तो सॉल्यूशन तक जाना थोड़ी देर बाद में देख लेंगे, ठीक है। मुझको लगता है बात समझ में आ गई। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना। वैसे भी डिस्क्रिप्शन में आपका ड्राइव लिंक भी अटैच होगा यार क्लास नोट्स को एक्सेस करने के लिए। और इतना ही नहीं, आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उस पर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि रेगुलर अपडेट्स और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो उसी पर आती रहती है यार, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलिए। अब क्या है, वर्ड प्रॉब्लम का जिक्र करेंगे। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ द कर्व्स y इक्वल टू mx वेयर m इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो अगर m एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो m को हटा दो, इक्वेशन आ जाएगी यार। अगर m एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो m को हटा दीजिए, इक्वेशन आ जाएगी। तो देखना है कैसे, हम बोलेंगे शेयर गिवन y इक्वल्स टू mx, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तुम पूरा पूरा लिखना है यार एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, m चुपचाप खड़ा रहेगा, और ये आ जाएगा dx बाई डी एक्स। तो dx बाई डी एक्स क्या होता है यार, 1 होता है। दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। सो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ m, आर्बिट्ररी कांस्टेंट था ना यार, हटा दो उसे, एलिमिनेट कर दो। सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ m in given equation, we get, क्या मिलेगा यार अपने को, हमें मिलेगा y इक्वल्स टू mx। m क्या है, dy बाई डी एक्स इंटू एक्स। ये तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, या इसको बोल दो y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, या इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोल दो, एक ही बात है यार। या तो ऊपर वाले को डिफरेंशियल इक्वेशन बोल दो या इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोल दो, एक ही बात है भाई। क्लियर है, क्लियर है, ठीक। इसको उल्टा चल के ना सॉल्व भी कर सकते थे, उल्टा चल के सॉल्व भी कर सकते थे। सॉल्विंग दिस, सॉल्विंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्विंग द गिवन, एक थोड़ी सी हाईलाइट कर रहा हूं बस आपको, उल्टा प्रोसेस भी करके दिखाता हूं भाई। प्लस और माइनस ऑपोजिट प्रोसेस होते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड ऑपोजिट होते हैं, लॉग एंटी लॉग ऑपोजिट होते हैं, स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑपोजिट होते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑपोजिट होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना किसी इक्वेशन से और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल के वही इक्वेशन दे देना, ये भी तो ऑपोजिट प्रोसेस है। तो अभी मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ताकि आपको थोड़ा सा फील आ जाए आगे जो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड के प्रोबेबल क्वेश्चंस उनको लेकर। सॉल्विंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्विंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम बोलेंगे कि यार गिवन है y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको क्या किया जाता है, नेगेटिव वाली साइड को उस साइड पे ले जाता हूं, तो ये आ गया y इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, x डी वाई बाई डी एक्स। दिस इंप्लाइज ये आ जाएगा dx अपॉन x दैट विल बी इक्वल टू dy अपॉन y। आपने क्या किया, वेरिएबल सेपरेबल कर दिया, आपने क्या किया, वेरिएबल सेपरेबल किया। समझ में आ रही है बात, वेरिएबल सेपरेबल मेथड किया। हमने क्या किया, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स के साथ उनके इंडिविजुअल जो वेरिएबल सेपरेट हो सकते थे उनको सेपरेट किया, और अपन अब इंटीग्रेट मारेंगे यार। इंटीग्रेट मारेंगे तो dx बाई एक्स क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x दैट विल बी इक्वल टू ln y प्लस c, ln y प्लस c। ये जो कांस्टेंट है इसे आप ln c डैश भी लिख सकते हो।
क्यों लिख सकते हो सर? क्योंकि यार लॉग 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 खेलना आसान होगा, खेलना आसान होगा मतलब सर यहां आप लिख सकते हैं ln x इक्वल टू ln ऑफ y प्लस सी डैश। तो log m प्लस log n यार mn होता है, log ऑफ m इंटू n। इसका मतलब बाय कंपैरिजन आप बोल सकते हो x इज इक्वल टू वाई सी डैश और y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट m इंटू एक्स। क्या फर्क पड़ता है सर, कांस्टेंट इस साइड लिखा हो या उस साइड लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ये आपका सोल्यूशन है। और क्वेश्चन क्या था, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y या y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। कुछ कुछ समझ में आया भाई? आपको कंडीशन दी गई थी, इक्वेशन दी गई थी, उससे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली। मैं कह रहा हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के बाद उसको सॉल्व करते यदि तो वापस से वही आना चाहिए। तो देखो ये आ गया है। तो सॉल्व करने का डिफरेंशियल इक्वेशन को ये जो तरीका है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के तरीके में थोड़ी बहुत डिफरेंशिएशन मांगता है यार। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके में थोड़ी बहुत बेसिक इंटीग्रेशन चाहिए यार, वो आपकी नजरों के सामने है। और लॉग की प्रॉपर्टीज से तो खेलना आता ही होगा तुमको, ठीक है ना? चलिए अगले पे आते हैं भाई, अगले पे आते हैं इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि आप समझ जाएंगे। देखिए फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब की बार आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, थोड़ी बहुत डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। कंडीशन आपको दी गई है जहां पे ए और बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं। इसका मतलब जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उन्हें एलिमिनेट कर दो, बन जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे पीछे आपने m को एलिमिनेट किया था, बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो इसकी एक खास बात है, गिवन क्या है, y इक्वल्स टू a साइन x प्लस बी। खास बात क्या है कि यदि आप यहां पे dy बाई डी एक्स या y डैश निकालने की कोशिश करेंगे तो वो आएगा a चुपचाप खड़ा रहेगा, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos और x प्लस बी, और अंदर जाके चेन रूल से डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे तो x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पर सर x का कोफिशिएंट तो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, वही मिलेगा जो सामने लिखा है। सिमिलरली जब आपके पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, या जैसे आप y डबल डैश बोलेंगे, दैट विल बी इक्वल टू a चुपचाप खड़ा रहेगा, cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यार, माइनस साइन x प्लस बी, और x का कोफिशिएंट जो भी होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे चेन रूल के तहत। तो यार x का कोफिशिएंट तो 1 है, चेन रूल के तहत उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा, वही मिलेगा जो दिख रहा है, वही मिलेगा जो दिख रहा है ना? सो इससे क्या हो जाएगा, सो वी विल हैव y डबल डैश इक्वल्स टू, अगर आप ध्यान से देखें तो ये आ गया है माइनस ऑफ y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ a साइन x प्लस बी। मगर a साइन x प्लस बी तो यार वैसे भी आपके पास y था, सो दैट इज माइनस y। दिस इंप्लाइज y डबल डैश प्लस y इक्वल्स टू 0 और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0, ये निकल कर आ जाएगा यार आपके पास क्या, ये निकल कर आ जाएगा आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी कंडीशन या इक्वेशन पहले की बन थी, उससे आपने निकाल ली डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते तो सर आंसर ये आना चाहिए, लेकिन हमारे सिलेबस में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं है, केवल फर्स्ट ऑर्डर तक ही है। उसके भी वेरिएबल सेपरेबल मेथड आपके सामने, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली टेक्निक नहीं है हमारे उसमें, और होमोजीनियस इक्वेशन जो है वो भी हम सीखेंगे, ठीक है ना? तो देखिए मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, फटाफट से वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें और प्रोसेस कर लें एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, आई बिलीव कि आप प्रॉपरली इसको देख चुके होंगे, समझ चुके होंगे, तो चलो डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं यार। अब बात कर रहे हैं इसकी, फॉर्म करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ एलिप्सेस having foci on x axis and center at the origin। so जनरल इक्वेशन जो होती है एलिप्स की, जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स having center at alpha comma beta, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सेस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सेस, आपको थोड़ा बहुत कॉनिक सेक्शन याद आ रहा होगा तो मैं बता भी दूंगा, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सेस एज अल्फा ए यूनिट्स एंड लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सेस, सेमी माइनर एक्सेस इज बीटा, बी is given by x स्क्वायर, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, जहां पे अल्फा बीटा क्या है, सेंटर है यार। तो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। यहां पे चक्कर क्या होता है, इफ सेंटर्ड एट ऑरिजिन, इफ सेंटर्ड एट ऑरिजिन, यदि ऑरिजिन पे सेंटर हो यार तो चक्कर क्या हो जाएगा, ऑरिजिन पे सेंटर रखते ही सर अल्फा बीटा की वैल्यू 0,0 हो जाएगी, अल्फा बीटा विल टर्न इनटू 0,0। सो इक्वेशन जो हो जाएगी वो आपकी कौन सी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ऑलराइट, दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ एलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स है यार, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन, और आप बोलेंगे ये आपका एलिप्स जो है वो ऐसा निकल कर आ रहा है, ठीक। अब आपने बोलना है कि इसके जो दो फोकस होंगे यार वो यहां होंगे, ठीक। सेंटर 0,0 पे है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ए होता है, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस बी होता है। अगर आपको याद हो तो ये AE,0, यानी ये जो डिस्टेंस है ये AE होती है और ये माइनस AE,0, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो वापस से A है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ट्वाइस ऑफ A होता है और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो होता है वो ट्वाइस ऑफ B होता है। तो पूरा एलिप्स आपको याद आ गया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। सारी चीजें मैंने बहुत बारीकी से कराई हैं, फटाफट करा दी हैं, तो मुझको लगता है पूरा का पूरा एलिप्स आपको याद आ गया होगा। तो कंडीशन हमारी ये वाली है यार, यहां से हमें अपनी शुरुआत करनी है। तो आप बोलोगे सो इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो ए और बी पैरामीटर्स हैं सर, एलिमिनेट मार दीजिए, एलिमिनेट मार दीजिए। तो कैसे एलिमिनेट मारेंगे, आप बोलेंगे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे ये आ जाएगा 2x बाय ए स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 2y बाय बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दैट विल बी इक्वल टू 0। मुझको लगता है बात समझ में आ गई होगी। डिफरेंशिएट कर दिया हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां से 2 गॉट कैंसल्ड, इस टर्म को उधर भेज देते हैं। सो वी गॉट y बाय बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, आप ऐसा भी कह सकते हैं 2y बाय बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2x बाय ए स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यार, देखिए इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ये अगर आप ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर को देखना चाहें तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ वाई बाय एक्स डी वाई बाई डी एक्स, दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। मुझको लगता है बात समझ में आ गई होगी, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं। आपने कॉन्स्टेंट्स को एक ही तरफ क्यों किया, फिर से देखते हैं, माइनस वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। आपने कॉन्स्टेंट्स को एक ही तरफ क्यों कर दिया सर, मैंने कॉन्स्टेंट्स को एक ही तरफ इसीलिए कर दिया यार, क्योंकि अगर मैं कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर दूंगा तो एटलीस्ट ये तो पता है कि अगली बार डिफरेंशिएट करते ही, इनफैक्ट मैं माइनस साइन को भी इधर भेज दूंगा, अगली बार डिफरेंशिएट करते ही ये कॉन्स्टेंट्स का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, अगली बार डिफरेंशिएट करते ही ये कॉन्स्टेंट्स का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। और वही तो अपनी चाहत है ना यार, कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना, कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। तो देखिए इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू, यहां पे हमने डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां पे भी हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बाई एक्स, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरा एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला एज इट इज, यानी y बाई एक्स एज इट इज, एंड इट इज d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग dy बाई डी एक्स। तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कैसा आ गया यार, 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब देखिए आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर इसको डिफरेंशिएट करने के लिए डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं, क्वोशिएंट रूल से जब डिफरेंशिएट करते हैं, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर एज इट इज x, माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव dx बाई डी एक्स विच इज 1, न्यूमरेटर एज इट इज y, एंड इट इज dy बाई डी एक्स एज सच प्लस y बाई एक्स, एंड ये डबल ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा यार d2y बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0।
मुझको लगता है ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली टर्म, इसको आप उस तरफ भेज सकते हो, इसको आप उस तरफ भेज सकते हो, या चाहो तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, मुझको लगता है उससे भी जवाब निकल के आ जाएगा। तो एक x है तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये x उड़ जाएगा, एक x से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये x उड़ गया। बचा हुआ x जो है उसे इस x ने काट दिया और dy बाई डी एक्स को dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, होल स्क्वायर आ गया। फिर एक x से पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर चुके थे और बचा हुआ सिंगल x था, ये माइनस y बाई एक्स आया, मगर उसके साथ dy बाई डी एक्स लिखा भी हुआ है, प्लस y बाई एक्स आया, मगर उसके साथ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा भी हुआ है, दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको चाहे तो जितना मर्जी, चाहे तो जितना मर्जी यार इसको आप क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इक्वेशन आपके सामने आ चुकी है, चाहे तो जितना मर्जी सिंप्लीफाई कर लीजिए, अब आपके पास इक्वेशन एज सच आ चुकी है। ठीक है, चाहो तो इन दोनों में से y बाई एक्स कॉमन ले लो, चाहे तो इन दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं। तो फर्दर ये इक्वेशन आ चुकी है, किसी भी फॉर्मेट में आप इसको छोड़ सकते हैं, जवाब आपका आ ही चुका है। ठीक है, आई थिंक दैट्स कूल, समझ में आ गया होगा यार क्या करना है ना। चलिए बढ़ाएंगे डिस्कशन को और आगे। एक बार देख लो यार, एक बार ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मुद्दा क्या है कि सर जो भी आप इक्वेशन लिख रहे हो उसमें आर्बिट्ररी पैरामीटर्स या आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स जो हैं उनको उड़ा दो। कैसे उड़ाना है उसके अलग अलग तौर तरीके हो सकते हैं। समटाइम्स जब एक ही कांस्टेंट होता था तो हम उसे वैसे उड़ा देते थे, वो एक ही जगह आ रहा था, जैसे पिछले कुछ स्लाइड्स में किया है। चाहो तो स्क्रीनशॉट अपने फोन में या डिवाइस में स्क्रॉल कर लो। समटाइम्स जब वो इस फॉर्मेट में आ रहा था कि दोनों ही वेरिएबल के साथ अलग अलग कांस्टेंट है, मैंने क्या किया, उन कांस्टेंट्स को एक तरफ खिसका दिया और एक और बार खटाक से डिफरेंशिएट मारा। उससे क्या हुआ, सभी कांस्टेंट्स का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, है ना। आई थिंक दैट्स क्लियर, समझ में आ रहा होगा क्या करना है। बोलो बोलो, ठीक है। चलिए और कुछ सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा हो। अब इसको तो थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा सर पहले। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है भाई। ठीक है, ऐसे सर्कल्स चाहिए हमको, ऐसे सर्कल चाहिए जो x एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहे हो। मतलब एक सर्कल ये हो सकता है जो x एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, एक सर्कल ये हो सकता है जो x एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, एक सर्कल ये हो सकता है जो x एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। एक सर्कल ये हो सकता है जो x एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, एक सर्कल ये भी हो सकता है जो x एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है ना, है ना। जो x एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, तो इनके सेंटर्स के बारे में क्या ख्याल है। इनके सभी के जो सेंटर होंगे यार, इनके सभी के जो सेंटर होंगे वो y एक्सिस पे होंगे। तो सपोज करो किसी आर्बिट्ररी सर्कल को आप देख रहे हो, मैं एक सर्कल का कलर चेंज कर देता हूं सो दैट तुमको अच्छा दिखे। मैं इस आर्बिट्ररी सर्कल के बारे में बात कर रहा हूं, जो ग्रीन कलर का सर्कल मैंने दिखाया है। इस ग्रीन कलर के सर्कल का जो सेंटर होगा वो 0, r पे लाई कर रहा होगा सपोज कीजिए, या 0, y कोऑर्डिनेट होगा उसका, y कोऑर्डिनेट। ठीक है, 0, y कोऑर्डिनेट, या उसको 0, बीटा बोल दो, कुछ भी बोल दो, 0 a बीटा r a बोल देते हैं, चलो 0, a। तो इसका रेडियस भी क्या हो जाएगा यार, ये a रहेगा। इसका रेडियस भी क्या रहेगा, a, क्योंकि रेडियस होता है सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी, और सरकमफ्रेंस तो ओरिजिन से पास हो रहा है। तो सेंटर 0, a से ओरिजिन 0, 0 तक, सेंटर 0, a से ओरिजिन 0, 0 तक जो रेडियस रहेगा यार वो a यूनिट सी होगा, a यूनिट सी होगा। तो आप बोलेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक ऐसा सर्कल, फिर से कॉनिक सेक्शन याद दिला रहा हूं यार, 11th क्लास वाला, ध्यान से समझना। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर और a स्क्वायर। यहां पे सेंटर जो होगा फॉर हियर, सेंटर इज इक्वल टू, सेंटर जो होगा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे यार अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है ना यार। एंड रेडियस जो होगा ना, रेडियस वो r और a के बराबर होता है, r या
ए जिसको आप बोल रहे हो वो रेडियस है। तो यहां पे आप क्या बोल सकते हैं, फॉर गिवन सर्कल्स, फॉर गिवन फैमिली ऑफ सर्कल्स, आई शुड से फॉर गिवन फैमिली ऑफ सर्कल्स, जो आपको फैमिली ऑफ सर्कल्स गिवन है उनका, जो आपको फैमिली ऑफ सर्कल्स गिवन है उनकी इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है यार, उसकी इक्वेशन लिखी जा सकती है x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। समझ पा रहे हो, रेडियस भी a है और उसके जो सेंटर है वो 0 कॉमा a है, यानी अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू a। इसका मतलब ये आया x स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, और a क्या है यार, a क्या है, रैंडम आर्बिट्ररी पैरामीटर है। तो क्या करोगे, क्या तुमको a पसंद है? नहीं सर, हमको a नहीं पसंद, उड़ा देंगे सर। कैसे उड़ा देंगे? तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने लगा दिया फॉर्मूला, एक तो a स्क्वायर उड़ गया, कम से कम एक तो उड़ गया है ना, एक तो उड़ गया भाई, और बचा हुआ a उड़ाना चाहते हैं। तो हमने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2ay, ऐसा कर देते हैं यार, विल बी इक्वल टू 2ay। ठीक, डिफरेंशिएट कर देते हैं, या तो भाई या तो y को भी आइसोलेट कर लो, या तो y को भी आइसोलेट कर लो इधर से, फिर डिफरेंशिएट कर दो, तो ये तो कांस्टेंट ही खत्म हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप बोलेंगे ऐसा भी कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो एक तो तरीका क्या हो सकता है, तरीका नंबर 1, यहां के बाद तरीका नंबर 1 आप कहेंगे कि अभी डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 2y dy बाई dx, है ना, dy बाई dx करना नहीं भूलना है। तो सर यहां पे भी तो आपको 2x dx बाई dx करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था, मगर dx बाई dx तो 1 होता है, इसीलिए वो बाई डिफॉल्ट वहां खड़ा हुआ है, इक्वल टू 2a चुपचाप खड़ा है, और यहां पे dy बाई dx होना चाहिए। ठीक है, dy बाई dx होना चाहिए। फिर आप यहां से 2a हटा सकते हैं, है ना, 2a की वैल्यू हटा के या a की वैल्यू निकाल के भी ऊपर वाली इक्वेशन में डाल सकते हैं, मुझको लगता है आ जाएगा आंसर। तो देखिए यहां पे आप क्या करेंगे, 2 कैंसिल आउट हो गया, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू a dy बाई dx। दिस इंप्लाइज a की वैल्यू जो है वो x प्लस, मतलब अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये y dy बाई dx और डिनोमिनेटर में dy बाई dx आएगा। सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ a, इस a की इस वैल्यू को उठा के सब्सटीट्यूट कर देंगे किसमें, स्टैंडर्ड इक्वेशन में, तो काम बन जाएगा। a की इस वैल्यू को उठा के स्टैंडर्ड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो वो हो सकता है, फर्दर हो सकता है। तरीका नंबर 2 क्या हो सकता है, इस स्टेप को ध्यान से देखना। तरीका नंबर 2 हो सकता है कि इस स्टेप में आप y आइसोलेट कर ले, 2a आइसोलेट कर ले, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे 2a का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। क्वोशिएंट रूल से डिफरेंशिएशन करने के लिए डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, यानी 2x प्लस वाई डी वाई 2y dy बाई dx, डिनोमिनेटर एज इट इज विच मींस y, माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव dy बाई dx, न्यूमरेटर एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ रहे हो क्वोशिएंट रूल के तहत कैसे डिफरेंशिएट किया, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, कोई डेरिवेटिव नहीं, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एंड न्यूमरेटर एज इट इज। ठीक है, तो ये आ गया, सिंप्लीफाई कर लो, तरीका नंबर 2 सही है भाई, सिंप्लीफाई कर लीजिए, वाई स्क्वायर को इधर भेजिए वो 0 आ जाएगा, नेगेटिव वाली टर्म को इधर भेजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर आ जाएगा। या तो a की वैल्यू निकाल लीजिए, उठा के उसमें डाल दीजिए तो आंसर आ जाएगा, या फिर a को एक तरफा कर लीजिए, डिफरेंशिएट मारिए तो भी a एलिमिनेट हो गया। मुद्दा क्या था, मुद्दा था पहले वर्ड प्रॉब्लम से जनरल इक्वेशन लिखना, और उस जनरल इक्वेशन में आने वाले जितने भी आर्बिट्ररी वेरिएबल्स हैं, जैसे इस बार केवल एक है a, उसको एलिमिनेट कर देना। एलिमिनेट करने के कई तरीके हो सकते हैं, सबसे मोस्ट बेसिक 2 तरीके क्या हैं कि आप उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल, उस पैरामीटर की वैल्यू a की वैल्यू निकाल लें और सब्स्टिट्यूट कर दें, सब कुछ वेरिएबल्स और वेरिएबल के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स की टर्म में आ जाएगा, यू गॉट द डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि उस कांस्टेंट पैरामीटर को एक तरफा कर लो, फिर डिफरेंशिएट मारो, उससे जैसे ही आप डिफरेंशिएट मारोगे खटाक से क्या मामला हो जाएगा यार,
वो पैरामीटर का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट पैरामीटर है, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट पैरामीटर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, उसको भी सिंप्लीफाई करके आप सेम डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी दोनों से आएगी वो थोड़ी बहुत अलग दिख सकती है, जैसे मैंने पीछे भी बताया था। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो दोनों एग्जैक्टली सेम आंसर देंगे। ठीक, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रोसेस कर लीजिए क्या अभी तक मैंने आपको सिखाया है। फिर प्रॉब्लम मॉडल बदलने वाला है यार बहुत जल्दी। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे, और उससे पहले एक दो वर्ड प्रॉब्लम और देखने की कोशिश करेंगे। मैंने 2-3 वो वाले वर्ड प्रॉब्लम्स लिए हैं अलग अलग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज से, जो इस बार के एग्जाम में पूछे जाने की यार बहुत ज्यादा संभावना है। बैक्टीरिया वाली प्रॉब्लम है, रेडियस और स्फीयर के वॉल्यूम वाली प्रॉब्लम है, बैंक वाली प्रॉब्लम है। ठीक है, उस तरीके की प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट एंड ऑल। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं चेंज कर रहा हूं। ऑलराइट, चलिए आप क्या कह रहे हैं? फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ पैराबोलास हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन। ये आपको खुद से ट्राई करना चाहिए यार, ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन मैंने दे दिया है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करो। कोई दिक्कत होगा तो फिर बात करेंगे, कोई भी दिक्कत होगी तो जरूर बात करेंगे। ठीक, नोट्स तुम डाउनलोड कर सकते हो यार वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, चलो अब किस पे आ रहे हैं? सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड के बेसिस पे सॉल्यूशन निकालेंगे हम। तो देखिए क्या कहेंगे, यहां पे फॉर्मेट क्या होता है? हियर dy बाई डी एक्स जो होता है ना आपका, जो कि f ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में, इन वेरिएबल सेपरेबल मेथड दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू सेपरेट वेरिएबल फंक्शंस hx डॉट gy, ऐसे मिल सकता है आपको hx डॉट gy। अगर तो आप अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में मौजूदा फंक्शन को डिपेंडेंट वेरिएबल का और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सेपरेट फंक्शंस की फॉर्म में लिख सकते हो, तो आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगेगा। कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट फंक्शंस ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। समझ पा रहे? डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इसको सॉल्व करना क्यों आसान हो जाएगा सर? अभी देख लेते हैं सॉल्व करना क्यों आसान हो जाएगा यार। कहानी तो पूरी सुननी पड़ती है ना, तभी तो मजा आता है। सो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, देखिए इससे फायदा क्या होगा। दिस इंप्लाइज आप कहेंगे dy बाय, इसे भेज दीजिए यहां पे gy, दैट इज इक्वल टू dx hx dx। ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे यार इसको। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये कुछ निकलकर आपका gy आ जाएगा। हमें नहीं पता क्या, वो तो फंक्शन पे डिपेंड करेगा सर इंटीग्रेशन। इसी के लिए मैं कह रहा था कि तुमको बेसिक इंटीग्रेशन आनी चाहिए। गिवन कंडीशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए तुम्हें बेसिक डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किसी भी मेथड से आपको बेसिक इंटीग्रेशन आनी चाहिए। थोड़ी बहुत डिफरेंशिएशन और थोड़ी बहुत इंटीग्रेशन जानते हो तो मजा आएगा इस चैप्टर में यार, नंबर कटने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। hx प्लस c, इस तरीके का फॉर्मेट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस तरीके की कंडीशन, इस तरीके की चाहत हमारी रहेगी, और यहां से यहां तक आने का जो रास्ता है वो आपके सामने है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ऊपर वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। कैसे आएगा, कब आएगा, सब कब लगाएंगे? ये तरीका सिंपल है देखने में, बहुत ही सिंपल। कब लगाएंगे? जब यार इसे ब्रेक किया जा सके, सिंपली ब्रेक कर पाओगे, सेपरेट करके उसे आप इंटीग्रेट भी कर पाओगे। तो इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वापस आते हैं, देखिए फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जब आपका c कांस्टेंट की टर्म में आएगा आंसर, जब आपका c कांस्टेंट है ना, तो इसको आप बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। इफ वैल्यू ऑफ c इज नोन, तो c की कोई पर्टिकुलर वैल्यू अगर आपको नोन होगी, देन the solution is said to be particular solution. Then the solution is, उस solution को क्या बोलेंगे? Particular solution बोलेंगे,
क्योंकि अभी तो सी की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग सोल्यूशन आ रहे हैं, अलग अलग फैमिली ऑफ कर्व्स आ रहे हैं, है ना, अलग अलग फैमिली ऑफ कर्व्स आ रहे हैं। क्या मिलेगा ज्योमेट्रिकली इससे? फैमिली ऑफ कर्व्स विल गिव अ फैमिली ऑफ कर्व्स, और अलग अलग सी की वैल्यू के लिए अलग अलग फैमिली ऑफ अलग अलग कर्व्स आएंगे। एक पूरी फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है, तो उस अलग अलग सी की वैल्यू के लिए अलग अलग कर्व आएंगे, सी की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए पर्टिकुलर कर्व आएगा, तो उसको पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलते हैं। तो फाइंड द जनरल सोल्यूशन, पिछले वाले का स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, मन में बिठाने की जरूरत है कि करना क्या बेसिकली। तो हम ये बोलेंगे कि देखिए आपको जनरल सोल्यूशन बताना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो यहां पर जो dy बाई dx है वो दे रखा है x प्लस वन बाय 2 माइनस वाई, तो ये ऑलरेडी fx बाय gx की फॉर्म में, fx बाय gy की फॉर्म में, तो देखिए ऑलरेडी सेपरेटेड है। तो यार आप सिंपली इनको इंटीग्रेट कर लेंगे कैसे, ये 2 माइनस वाई को आप इधर ले जाइए, 2 माइनस वाई इंटू डी वाई, और ये x प्लस वन इंटू डी एक्स है ना। ऑन इंटीग्रेशन आप बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस वाई डी वाई है, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, अब यार ये बेसिक इंटीग्रेशन तो आती है तुमको, फिर भी नहीं आती तो देखो मैं सिखा देता हूं, ब्रेक कर देंगे यार, ये आ जाएगा 2 डी वाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ऑलराइट। तो ये आ जाएगा 2y माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स प्लस कोई सी, ठीक है। और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, यहां सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और भाई आंसर आ चुका है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं बस, सभी टर्म्स को आप एक तरफ ले जाइए, तो ये आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स, और ये 2y भी इधर चला जाएगा तो माइनस 2y प्लस सी इक्वल्स टू 0, या तो ये भी है, या फिर आप इसे कह सकते हैं, अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स माइनस 2y प्लस 2c को आप नया कॉन्स्टेंट c डैश कह सकते हो, दैट इज इक्वल टू 0। तो या तो यार आपके पास ये जवाब है, ठीक है, ये भी पूरा सही है, या फिर आपके पास ये जवाब है, ये भी पूरा सही है। तो वो डिपेंड करता है यार आप किस फॉर्मेट में उसे कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर पहले पे भी ले जाके छोड़ दोगे तो भी जवाब सही है, फिर भी सेफ साइड के लिए मैं और करके उसकी दूसरी फॉर्मेट जो मेरा दिल कहता है कि यार ऐसे जवाब पूछा जा सकता है, वहां तक ले जा सकता हूं, है ना। 4 ऑप्शन जब होते हैं तो उनमें से चुनना आसान होता है यार, तो एक्सटेंट ऑफ सोल्यूशन आपको पता होता है कि किस हद तक आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। लेकिन जब आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है तो वही चीज क्या होती है यार, थोड़ा बहुत आपको इंटरप्रेट करना पड़ता है, समझना पड़ता है, और थोड़ी बहुत चीजें आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगी कि कहां तक लेकर जाना है, ठीक है। तो उसके लिए एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हैं यार, उनको आप रेफर कर सकते हैं लेटर ऑन। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यार, इसका ध्यान से देख लो, मन में बिठा लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा है कि कैसे करना है ना, सही है। चलिए आप कह रहे हैं फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस, देखिए वैसा सही खेल है आपके पास, वैसा सही खेल है, तो देखते हैं क्या है गिवन, वही तो करोगे ना यार, dy बाय dx जो है दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑलराइट। तो यहां से देखिए क्या होगा, ऑलरेडी वेरिएबल सेपरेबल है, dy बाय 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो अब आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो tan इनवर्स x होगा ऑन इंटीग्रेशन। अब देखो ये सवाल की जान जो है वो उस इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में, अगर वो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अपने को पता है तो हम कर पाएंगे, अगर वो इस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अपने को नहीं पता तो हम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यार इसी प्लेलिस्ट में आपको क्या मिलेगा, इसी प्लेलिस्ट में आपको ना यार इंडिफरेंट इंटीग्रेशन की वीडियो मिल जाएगी, उस इंडिफरेंट इंटीग्रेशन में जाके आप ये फॉर्मूले जरूर देख लेना यार, काफी इंपॉर्टेंट होंगे, है बेसिक इंटीग्रेशन ही, बस फॉर्मूला बेस्ड। तो ये आ गया tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c, ऐसा करके आपके पास यार आ गया, कहानी क्लियर है, ठीक है। tan इनवर्स x y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस c, इतना ही काफी है, जनरल सोल्यूशन है। क्या इसको डिफरेंशिएट करके ये आ जाएगा सर? 100% पक्का आ जाएगा, ठीक है।
वो भी कर सकते हैं हम, है ना। कैसे करना है देखना है क्या? देखो, देखना, देखो देखो देखो, हम क्या बोलेंगे, वेरिफिकेशन करते हैं। देखिए वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं वेरिफिकेशन? हम ये बोलेंगे, क्या पता एग्जामिनर ने कहा सोल्यूशन निकालो और वेरीफाई भी करके बताओ, तो बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए। tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस c, डिफरेंशिएट with respect to any arbitrary parameter, differentiate with respect to t arbitrary variable। तो ये arbitrary variable है, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। फिजिक्स वाले लोग इसे टाइम समझेंगे, लेकिन हम ऐसे ही डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये निकल कर आ जाएगा tan इनवर्स y का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर एंड इट इज dy बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती यार, ये dx बाई dt भी तो आएगा, dx बाई dt भी तो आएगा, है ना। प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन dc बाई dt, यार ये तो जीरो होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है। तो देखिए यहां से क्या आया, dy बाई dt बेसिकली हियर, अगर मुझे dy बाई dx चाहिए, या मैं लिख दूंगा dy बाई dt बाई dx बाई dt, और इसी को आप क्या लिख सकते हो, dy बाई dx, क्योंकि dt dt तो कट गया सर, dt dt कट गया, तो dy बाई dt बाई dx बाई dt, जैसे आप dy बाई dx लिख सकते हैं, देखिए ये 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। सही है, हेंस वेरीफाइड। समझ में आ रही है बात? तो पहले सवाल से हमने हल्के फुल्के इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके जवाब निकाला, यानी सोल्यूशन निकाला। उस सोल्यूशन या इक्वेशन को हल्के फुल्के डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके सवाल बना सकते थे या डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते थे। बात समझ में आ रही है? तो यही है यार, सिंपल सा चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। ठीक, चलिए बढ़ाते हैं डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे। अब क्या है, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, यानी सी की वैल्यू पता होनी चाहिए सर। गिवन दैट y इक्वल्स टू व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो पहले जनरल सोल्यूशन निकालेंगे, फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे। तो स्टेप वन इज फाइंडिंग जनरल सोल्यूशन। ये क्या हो रहा है, फाइंडिंग जनरल सोल्यूशन। ठीक है, ये पहला स्टेप है, जनरल सोल्यूशन निकाल रहे हैं यार। ठीक, दूसरा स्टेप क्या होगा, स्टेप टू होगा फाइंडिंग पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे निकलते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन सी की वैल्यू पर बेस्ड होता है। फाइंडिंग पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ, या बाय कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ कोई कांस्टेंट सी, कांस्टेंट सी। ठीक है जी, तो देखते हैं दोनों ही चीजें। यहां देखिए, सबसे पहले आप बोलेंगे कि फाइंडिंग जनरल सोल्यूशन आपका दिया गया है dy बाई dx, जो है dy बाई dx वो -4xy स्क्वायर है, -4xy स्क्वायर, दैट इज गिवन। ऑलराइट, सो सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल दिख ही रहा है यार, ये dy बाई वाई स्क्वायर कर दिया आपने, dy बाई वाई स्क्वायर एंड दैट इज -4x dx। ऑलराइट, ऑन इंटीग्रेशन ये -4 बाहर रहेगा। देखिए 1 बाई वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन यार -1 बाई वाई आएगा। ठीक है, -1 बाई वाई आएगा, दैट इज इक्वल टू -4 x dx का इंटीग्रेशन यार x स्क्वायर बाय 2 आएगा, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 आएगा, 1 बाय वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बाय वाई आएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा यार। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, प्लस सी लगाना नहीं भूलना, प्लस सी लगाना नहीं भूलना, यानी 1 बाय वाई जो आया वो 2x स्क्वायर प्लस सी है, 1 बाय वाई जो है वो 2x स्क्वायर प्लस सी है। अब आप क्या बोलेंगे, अब आप बोलेंगे कि सर अपने को ना सी की वैल्यू चाहिए, गिवन y equals to 1 when x equals to 0। so जब आपने इस इक्वेशन में डाला 1 बाय y की वैल्यू 1 दैट इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू आपने 0 डाली, एक बार कैलकुलेशन वगैरह देख लेना यार, प्लस c, वी गेट
y इक्वल्स टू वी गेट c इक्वल्स टू 1, है ना। देख रहे हो ये तो टर्म खत्म हो गई, तो c की वैल्यू 1/1 या 1 आई। देयरफॉर आप बोलेंगे जनरल पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है, 1/y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1 और y इक्वल्स टू 1/2x स्क्वायर प्लस 1। दैट्स योर पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये क्या है यार, आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन है, पर्टिकुलर सोल्यूशन है। मुझको लगता है पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, फिर भी मैं उल्टा भी चल के दिखाऊंगा, ठीक है। अपन तो वेरिफिकेशन के बिलीवर है भाई, वेरीफाई करने का शौक भी है अपने को, और जब तक वेरीफाई नहीं होता तब तक आत्मा को संतुष्टि भी नहीं मिलती यार, ठीक है ना। आत्मा को सोल्यूशन संतुष्टि नहीं मिलती, तो मैं सोल्यूशन कह रहा हूं। एक बार ये सब कवर नहीं हुआ, इसको तसल्ली से कवर कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी खिसका के जगह बनाएंगे यहाँ पे, ऑलराइट। इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया मैंने, देखिए। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना वेरीफाई करते हैं इसको, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए एग्जामिनर ने दिया नहीं है, बिल्कुल दे सकता है, दिया नहीं है मगर बिल्कुल दे सकता है। देखिए, इफ y इक्वल्स टू 1/2x स्क्वायर प्लस 1, देन, और इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 1 पूरे की पावर -1, देन dy/dx जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, चेन रूल के तहत डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्चुअल पावर एक रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना, -1 फिर ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x हो जाएगा यार, 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x हो जाएगा, और +1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, so that can be written as -4x and it is 2x square plus 1 पूरे की पावर 2, 2x square plus 1 पूरे की पावर 2। बट इसको आप ऐसे लिख सकते हो -4x and it is 1/2x square plus 1 पूरे की पावर 2, और ये 1/2x square plus 1 यार y था, so this is -4xy square। दिस इंप्लाइज, देखिए आपका dy/dx क्या है, -4xy square। क्या ये करना जरूरी है? जरूरी बिल्कुल नहीं है यार, लेकिन अगर कर दोगे तो बोर्ड एग्जाम में बैठे बैठे नंबर तो पूरे अश्योर हो जाएंगे ना यार, नंबर तो पूरे अश्योर हो जाएंगे। देखो भाई, तुमने क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकाला है, रट्टा तो मार के जाएंगे नहीं, तो जो भी आंसर निकाला है उसको 1 मिनट लगेगा डिफरेंशिएट करने में, कम से कम ये एहसास तो हो जाएगा, 1 ही मिनट से ज्यादा थोड़ी लगा, कम से कम ये एहसास तो हो जाएगा कि जो भी तुम डिफरेंशिएट करके, जो भी तुमने इंटीग्रेट करके निकाला है, क्योंकि इंटीग्रेशन करना, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना इजी तो है, लेकिन अगर फिर भी डाउटफुल हो तो खटाक से डिफरेंशिएट मार के देख लो, 1 मिनट से ज्यादा लगता नहीं यार, है ना। उसको लगता है बात समझ में आ रही होगी क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। चलो बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे, पहले तुम स्क्रीनशॉट ले लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो। 50% से ज्यादा टॉपिक खत्म हो चुका है हमारा, पता है तुमको, लेस देन 50% बचा है। अभी अभी तुमने डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म किया होगा, देखो कितनी जल्दी डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ गए, वो भी खत्म हो जाएगा फटाफट, है ना। चलो बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे। अब ये क्या कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस whose डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल है, देखो ध्यान से देखो, दिख जाएगा वेरिएबल सेपरेबल है। बता ही दूं क्या, बता दूं? मुझको तो लगता है तुमको खुद से ट्राई करना चाहिए, तुम कर भी सकते हो यार, और फिर भी दिक्कत हो, फिर भी दिक्कत हो तो मेरा तो सजेशन तुमको ये रहेगा कि इसको तुम खुद से देख लो, और अगर फिर भी दिक्कत हो तो यार एनसीईआरटी का एग्जांपल है ना, उसको रेफर करना। बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं कम से कम तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं कि देखो ये इंपॉर्टेंट है ना। तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तुम ट्राई करना। तुम हमेशा से कहते थे कि सर इंपॉर्टेंट बता दीजिए, इंपॉर्टेंट बता दीजिए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप बहुत बढ़िया तरीके से काम कीजिए, काम बन जाएगा, ठीक है। इसको कीजिएगा अच्छे से, ठीक। बढ़ाते हैं यार कहानी को थोड़ा सा और आगे। अब बात कर रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू दिस गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये इंपॉर्टेंट है यार, ये मैं कराऊंगा तुमको, देखो इंपॉर्टेंट है, मैं करा रहा हूं। पिछला वाला भी इंपॉर्टेंट था बट वो तुम कर सकते हो, इतना भरोसा है मुझे तुम पे। अब ये वाला मैं करा रहा हूं, ठीक। ये क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ कर्व जिसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व का मतलब होता है dy/dx, वो ये दिया हुआ है। तो टेक्निकली गिवन क्या है कि भैया dy/dx जो है वो किसके बराबर है, 2x/y²। तो ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, वर्ड प्रॉब्लम का वेरिएबल सेपरेबल मेथड बनाया,
जनरल सोल्यूशन निकालेंगे सी की फॉर्म में, सी को एग्जैक्टली कैलकुलेट करेंगे गिवन कंडीशन उस पॉइंट से, क्योंकि अगर कर्व उस पॉइंट से गुजरता है तो वो पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए कर्व को। सी की वैल्यू सेटिस्फाई करवा के निकालेंगे, सी की वैल्यू को दोबारा सब्स्टिट्यूट करेंगे जनरल इक्वेशन में, पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा, है ना। देखिए सबसे पहले क्या है, dy बाई डी एक्स ये दिया है, वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करेंगे। दिस इज वाई स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी वाई दैट इज इक्वल टू 2x dx, ठीक। ऑन डिफरेंशिएटिंग देखिए क्या मिलेगा डिफरेंशिएट करने में, ऑन डिफरेंशिएटिंग आपको मिलेगा, सॉरी ऑन इंटीग्रेटिंग, यार इंटीग्रेट करना है, डिफरेंशिएट थोड़ी करना है। ऑन इंटीग्रेटिंग जोश जोश में डिफरेंशिएशन निकल गया भाई। ऑन इंटीग्रेटिंग आप बोलोगे इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, ठीक। तो ये आ जाएगा वाई क्यूब बाई 3 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, पावर एक बढ़ा दी जाएगी और बड़ी भी पावर से डिवाइड किया जाएगा, प्लस सी। इसका मतलब है वाई क्यूब बाई 3 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। नाउ इफ द कर्व passes through the point, now since the curve passes through point P जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2, 3, so it must satisfy the equation, ठीक। तो उसको अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, दैट इज आप क्या बोल पाएंगे, दैट इज हम बोल पाएंगे कि सर वाई क्यूब बाई 3, वाई की जगह आप लिख देंगे 3 क्यूब बाई 3 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी -2 का स्क्वायर, 3 क्यूब बाई 3 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर, कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लेना यार, ठीक है ना। प्लस सी, 3 क्यूब बाई 3, एक तो पावर कट गई तो 3 स्क्वायर क्या आ गया यार 9, दैट इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 होगा यार, प्लस सी फ्रॉम हियर सी की वैल्यू क्या आ गई यार 5 आ गई, सी की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। देयरफॉर जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन वो क्या होगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन ये होगा सर कि हम सी की वैल्यू डाल देंगे, सी की वैल्यू, तो देखो क्या निकल कर आएगा, वाई क्यूब बाई 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, और वाई क्यूब विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 15, और 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्या फर्क पड़ता है। ये सारे क्या है आपके पास सोल्यूशन आ गए, ये सारे आपके पास सोल्यूशन आ गए। कैसे सोल्यूशन आ गए, पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गए सर। कैसे सोल्यूशन आ गए, पर्टिकुलर सोल्यूशन। पहले क्या आया था सर, जनरल सोल्यूशन। पहले ये था सी की टर्म्स में जनरल सोल्यूशन, फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक, जो एक पर्टिकुलर कंडीशन डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं। जनरल सोल्यूशन फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा था जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं। सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद, पॉइंट को सेटिस्फाई करने के बाद हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल लिया है, ठीक है बच्चा पार्टी, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो यार। मुझको लगता है बात समझ में आ गई है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को थोड़ा सा और। वर्ड प्रॉब्लम, ये 2-3 प्रॉब्लम्स बहुत अच्छी हैं, दीज आर द वर्ड प्रॉब्लम्स, यू नीड टू रिमेंबर देम, रिमेंबर दीज, इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए यार, ठीक। देखते हैं क्या होगा। हम बोलेंगे इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूअसली, एक एग्जांपल लिया मैंने, एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, इन हाउ मेनी ईयर्स ₹1000 डबल इटसेल्फ। तो सबसे पहले हम एक जनरल इक्वेशन निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको कहा गया है कि जो प्रिंसिपल है वो इंक्रीज करता है 5% पर ईयर, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डीपी बाई डी टी, समय के साथ प्रिंसिपल का जो रेट ऑफ चेंज है वो 5% पर ईयर है। तो 5% ऑफ ईयर का 5% ऑफ इट्स इन 1 ईयर, 5% ऑफ इट्स एक्चुअल वैल्यू, सो 5% ऑफ पी, ऑलराइट, 5% ऑफ पी। इसका मतलब है कि यहां से आपने बोला डीपी बाई पी जो है दैट इज इक्वल टू, ये 5/100 क्या हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा, तो ये dt बाई 20 है, ठीक है ना। तो dp बाई पी जो है वो 1/20 dt या dt बाई 20 है, समझ में आ रहा है। और इंटीग्रेशन पहले अब हम ये निकाल लेंगे कि प्रिंसिपल जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में, प्रिंसिपल जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या है, यानी कि प्रिंसिपल समय के साथ साथ कैसे वेरी कर रहा है। उसके बाद देख लेंगे कि यार 1000 रुपए को 2000 होने में डबल का मतलब क्या है कि 1000 रुपए जो होंगे वो क्या हो जाएंगे यार
₹1000 जो हो जाएंगे वो इंटू 2 करके किस में कन्वर्ट हो जाने चाहिए, 2000 में कन्वर्ट हो जाने चाहिए। तो कितना समय लगेगा ये हम चेक करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ऑन इंटीग्रेशन ये आ जाएगा डीपी बाई पी, दैट इज इक्वल टू 1/20 इंटीग्रेशन से बाहर ये आ गया dt। तो dp बाय p इंटीग्रेशन होता है यार ln p, दैट इज इक्वल टू 1/20 इंटू t। मगर c लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना, c लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है ना। और वो क्या पूछ रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स 1000 डबल इटसेल्फ। तो उससे पहले यार ये ना जनरल सोल्यूशन है, पहले मुझको समझ में आना चाहिए। और यहां पे पहले ना मुझे पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। तो ये क्या है, जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन। नाउ आई विल से नाउ एट आई विल से नाउ एट t इक्वल्स टू 0। जब आप t इक्वल टू 0 पे थे, जब आप t इक्वल टू 0 पे थे तो आपका जो p था वो p नॉट के बराबर होगा। p नॉट क्या है, इनिशियल प्रिंसिपल। p नॉट क्या है, इनिशियल प्रिंसिपल, ठीक है ना यार, समझ में आ रहा है, ये इनिशियल प्रिंसिपल है, ठीक। तो जब आप डालेंगे वहां पे ln p नॉट दैट विल बी इक्वल टू 0/20, t की जब वैल्यू आपने 0 डाली प्लस c, दिस इंप्लाइज c की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, ln p नॉट। c की वैल्यू क्या है यार, ln p नॉट। देयरफॉर ln p will be equal to t/20 प्लस ln p नॉट। सही है, इसका मतलब इसे इस तरफ ले जाइए तो आप बोलेंगे ln p माइनस ln p नॉट दैट इज इक्वल टू t/20। सही है भाई। तो log m माइनस log n क्या होता है यार, log ऑफ m बाय n होता है, p बाय p नॉट दैट इज इक्वल टू t/20। टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, p बाय p नॉट जो होगा वो e की पावर t/20 होगा। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, और p नॉट बाय p जो होगा यार वो e की पावर माइनस t/20 होगा। टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, दिस इंप्लाइज p नॉट जो होगा, मैंने कुछ गड़बड़ की क्या, मैंने कुछ तो गड़बड़ की, क्या गड़बड़ की, देखो देखो देखो, चेक करो भाई साहब, चेक करो, चेक कीजिए। आप कहेंगे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है भाई इंक्रीज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो मुझे ये करने की जरूरत ही नहीं थी यार, मैं सीधा यहीं से कर सकता था। देखो इंक्रीज कर रहा है तो देखो यहां से क्या होगा, दिस इंप्लाइज p विल बी इक्वल टू p नॉट e की पावर t/20। सही है, ये आपका क्या निकल कर आ गया यार, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन आया। क्या बोलेंगे इसको, पर्टिकुलर सोल्यूशन। समझ में आया, समझ में आया, ये क्या है आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो पहला स्टेप क्या है, वर्ड प्रॉब्लम से, पहला स्टेप है वर्ड प्रॉब्लम से, वर्ड प्रॉब्लम से जनरल इक्वेशन बनाना। दूसरा स्टेप है जनरल इक्वेशन में कंडीशन डाल के सी की वैल्यू निकालना। तीसरा स्टेप है सी की वैल्यू डाल के पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना। और चौथा स्टेप जो पूछ रहा है वो बता देंगे ना यार, क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है 1000 रुपए को 2000 रुपए बनाने में यानी डबल करने में कितना समय लगेगा। तो हम बोलेंगे P जो है फाइनली वो 2000 है, फाइनली जो हमारा P है यार वो 2000 है, दैट इज इक्वल टू इनिशियली वो 1000 रहा करता था एंड e की पावर t/20 चाहिए यार अपने को। तो यहां से ये 2 इक्वल्स टू e की पावर t/20 है, चाहो तो log ले सकते हो बोथ साइड्स, तो ये ln2 आ जाएगा दैट इज इक्वल टू t/20। यहां से t की वैल्यू 20 ln2, या इसको बोल सकते हैं 20 इंटू log2 टू द बेस e, या फिर इसी को बोल सकते हैं 20 ln2 की वैल्यू होती है 0.693। सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो दीज कुड बी योर रिजल्ट्स। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई डिवाइड करना तो ln2 पे भी छोड़ सकते हो, मैथ्स में तो इसमें से काम चल जाएगा, ठीक है ना, मैथ्स वगैरह में इससे काम चल जाएगा। मुझको लगता है बात समझ में आ गई। पहले क्या किया, गिवन वर्ड प्रॉब्लम से जनरल इक्वेशन बनाई, फिर क्या किया, जनरल इक्वेशन में कंडीशन, इनिशियल सिचुएशन, इनिशियल कंडीशन डाल के सी की वैल्यू निकाली, फिर क्या किया, सी की वैल्यू डाल के पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाला, फिर क्या किया, पर्टिकुलर सोल्यूशन से जो सवाल में पूछ रहा था वो काम कर दिया, है ना। अब की बार बीच में वेरिफिकेशन वगैरह नहीं किया, लेंथी हो जाता, ठीक है ना, इतना सब कुछ तुमसे पूछेगा भी नहीं एक साथ, ठीक है।
मुझको लगता है बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज करके मंथन करें, थोड़ा सा सीखें उसको, फिर आगे बढ़ाता हूं मैं डिस्कशन को। चलो, मुझको लगता है आप देख चुके हैं, बढ़ा रहा हूं यार डिस्कशन को और आगे। अब क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है यार, ये याद करना है आपको, ये याद करना है आपको, मतलब याद क्या करना है, सीखना है कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है, और ध्यान भी रखना है कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है, ठीक है ना। तो सवाल क्या है, ये कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड का मतलब यार उसको फुलाया जा रहा है, गुब्बारे को फुलाया जा रहा है, और वो कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रहा है। तो गिवन क्या है आपको, गिवन है कि वॉल्यूम वॉल्यूम dv बाई dt जो है ना, dv बाई dt, ये कोई k कांस्टेंट है, ये कोई k कांस्टेंट है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का सवाल है यार, काफी प्रोबेबल है एग्जाम में आने के लिए ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स। If initially its radius is 3 units and after 3 seconds it is 6 units, तो t इक्वल टू 0 पे यार वो 3 यूनिट्स है, और किसी t टाइम पे जाके वो 6 यूनिट्स है। तो ये आपको कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर t सेकेंड्स, मतलब आपका t टाइम के बाद कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है, तो जनरल सोल्यूशन ही निकालना है यार। देखिए, सो dv बाई dt इक्वल्स टू k, कैन आई से d बाई dt ऑफ, वॉल्यूम को क्या बोल सकते हो यार, क्योंकि रेडियस के बारे में कमेंट करना है सर, वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन है, रेडियस के बारे में कमेंट करना है, तो पहले वॉल्यूम को रेडियस के टर्म्स में रखना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट के 4/3 पाई, बीइंग कांस्टेंट्स बाहर आ जाएंगे डिफरेंशिएशन से, ये आएगा d बाई डी टी ऑफ आर क्यूब, दैट इज इक्वल टू के, ऑलराइट। सो ये आ गया 4/3 पाई एंड दैट इज 3r स्क्वायर dr बाई डी टी, 3r स्क्वायर dr बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू, देखो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्चुअल पावर एक रिड्यूस हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू के, ठीक। तो 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर एंड इट इज dr बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू के। इसका मतलब 4 पाई डी आर स्क्वायर डी आर जो है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर जो है यार, वो के डी टी के बराबर है, ठीक है ना, के डी टी के बराबर है। तो मुझको लगता है अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना, आर तक हम पहुंच गए, अब हमें इंटीग्रेट करना चाहिए, क्योंकि आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। तो मुझको लगता है कि क्या मिलेगा, 4 पाई डिफरेंशिएट करके यहां तक पहुंचे, इंटीग्रेट करके वही मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा आर क्यूब बाई 3 दैट इज इक्वल टू के टी, ठीक है ना, के टी प्लस सी। तो यहां पे आपने बोला 4/3 पाई आर क्यूब जो है, दैट इज इक्वल टू के टी प्लस सी। मुझको लगता है कुछ बात समझ में आई होगी। तो ये क्या है बॉस अपने पास, ये आया है जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन, ऑलराइट। अब देखो जनरल सोल्यूशन में दो वेरिएबल्स हैं, के भी और सी भी, आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो है ही, जनरल सोल्यूशन में आपने आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, राइट। तो के भी वेरिएबल है, सी भी वेरिएबल है, के वैसे एक कांस्टेंट है, सी वैसे भी एक कांस्टेंट है, मगर अभी आप इनको क्यों बोल रहे हो वेरिएबल, इनफैक्ट मुझे वेरिएबल नहीं कांस्टेंट आर्बिट्ररी बोलने चाहिए, यानी पैरामीटर्स बोलने चाहिए जिनकी वैल्यू मैं निकालना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा, वो बोल रहा है रेडियस इनिशियली 3 यूनिट्स है, तो एट t इक्वल्स टू 0 r इज इक्वल टू 3, दैट इज, देखो मैं क्या बोल पाऊंगा, 4/3 पाई 3 क्यूब दैट इज इक्वल टू के इंटू 0 प्लस सी। इसका मतलब आपने क्या कहा, एक तो यार 3 क्यूब में 3 की एक पावर कट जाएगी, बचेगा 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, 9 इंटू 4 36 पाई, ये किसकी वैल्यू आ गई यार, सी की, ये किसकी वैल्यू आ गई, सी की। अब क्या बोल रहा है, एट t इक्वल्स टू आफ्टर 3 सेकेंड्स इट इज 6 यूनिट्स, एट t इक्वल टू 3 r इज इक्वल टू 6, दैट इज, आप ये बोलेंगे कि जब आपने ये 4/3 पाई r की वैल्यू 6 है यार, 6 का क्यूब डाला, तो दैट इज इक्वल टू k इंटू टी की वैल्यू 3 प्लस सी, या सी को आप क्या डाल सकते हो 36 पाई, अभी देखिए आपने किया, ठीक है, अभी आपने किया, मुझको लगता है बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए 6 को, अगर एक 6 को आप 3 से काटोगे, अगर एक 6 को आप 3 से काटोगे तो और क्या निकल कर आएगा आपके पास, 6 को 3 से काटेंगे तो 2 आएगा, बचा हुआ 6 स्क्वायर और 2, बचा हुआ 6 स्क्वायर 36 है,
और 2 को 4 के साथ कंबाइन कर लेते हैं, वैसे तो 72 भी लिख सकते हैं उसको, तो 6 इंटू 6 36 इंटू 6/3 विच इज 2, 36 इंटू 2 72, so this is 4 pi and it is 72, that is equal to 3k 3k plus 36 pi, हाँ कि ना। सो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को फिर से 3 से यार, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये देखो ये कितना निकल कर आ गया, ये निकल कर आ गया 24, 24 इंटू 4 96 आ गया, 96 पाई, दैट विल बी इक्वल टू k प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो यार ये आ जाएगा 12 पाई, 12 पाई है ना, 12 पाई। तो ये k यहां से कितना निकल कर आ गया 96 पाई माइनस 12 पाई, कैलकुलेशन एक बार देख लेना यार। सो दैट विल बी इक्वल टू, ये आ गया 84 पाई, मुझको लगता है बात समझ में आ गई होगी, 84 पाई, या इसी को आप 84, चलो अभी 84 पाई की फॉर्म में छोड़ देते हैं, पाई की वैल्यू भी आप डाल सकते हो यार, पाई की वैल्यू भी आप डाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, 22/7 डालेंगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये आपके पास k की वैल्यू भी आ गई है, कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो बेसिकली क्या है, k और c की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद जनरल सोल्यूशन में डाल देना है। देयरफॉर 4/3 पाई आर क्यूब दैट इज इक्वल टू k की वैल्यू आपने क्या निकाली यार 84 पाई इंटू टी, प्लस c की वैल्यू आपने क्या निकाली यार 36 पाई, 36 पाई। मुझको लगता है कि मुझे पूरी इक्वेशन को 4 पाई से डिवाइड करना चाहिए, तो ये आएगा r³/3 दैट विल बी इक्वल टू, इसे 4 से डिवाइड करूंगा यार मैं, ये आ जाएगा मेरा 21 इंटू टी, प्लस इसे 4 पाई से डिवाइड करूंगा तो यार ये 9 आ जाएगा, ठीक है ना। 4 पाई से डिवाइड किया तो ये 21 टी और ये आ जाएगा 9, ठीक है ना। अब r³ क्या निकल कर आ जाएगा यार 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, समझ पा रहे हो क्या कर रहा हूं मैं, कैलकुलेशन कर रहा हूं है ना। तो आपके सामने कैलकुलेशन है, ये आ गया 63t प्लस 27। इसका मतलब अगर कोई मुझसे पूछे कि r बताइए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या है, तो वो क्यूब रूट ऑफ 63t प्लस 27 करके निकलेगा, ये आपका फाइनल जवाब है। क्यूब रूट ऑफ 63t प्लस 27 करके निकलेगा, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। बोलो मजा आया, लंबा खिंचाना इंपॉर्टेंट है मगर इसीलिए ध्यान रखने को बोल रहा हूं यार, ठीक है। अगर इसे सब्जेक्टिव सवालों के रूप में करोगे तो बहुत सताएगा, लेकिन अगर इसे स्टेप वाइज समझोगे ना, पहला सवाल, पहला स्टेप जनरल सॉल्यूशन तक पहुंचना, दूसरा स्टेप जितनी भी कंडीशन गिवन है उतने वेरिएबल या उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, उन सभी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालना। फिर अगला स्टेप क्या है, उन आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की वैल्यू जनरल इक्वेशन में डाल के पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना, खत्म। एक बार मैं हटता हूं यार स्क्रीन से, इसको पॉज करो, सारी बातों को मन में दोहरा लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, मुझको लगता है बात समझ में आ गई होगी भाई। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। यार ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूं इसको तुम खुद करो, बैक्टीरिया वाली प्रॉब्लम एक बार ट्राई करो, फिर भी दिक्कत होगी और वैसे तुम कर लोगे, फिर भी ये इंपॉर्टेंट इतना है, इनके सॉल्यूशंस में अलग से भी तुमको स्मॉल वीडियोस के रूप में अलग से देने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे लगता है तब तक तुम भी कर लोगे, ठीक है ना। मैं थोड़े सवाल वो भी लाया हूं जो इंपॉर्टेंट है, मगर जब मैं बोलूं कि करना है तो यार करना चाहिए तुम, ठीक है ना, जब मैं बोलूं करना है तो बिल्कुल करना चाहिए, ठीक। चलिए कहानी को बढ़ाते हैं थोड़ा सा आगे। आगे क्या है, आखिरी लेवल है यार डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये इसमें क्या है, जो दूसरा मैंने आपको बताया है कि आपको होमोजीनियस जो इक्वेशंस होती हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने। तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पहले क्या होती है उसको चेक करना इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप वन हमेशा क्या रहेगा इसमें, चेक फॉर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिस तरीके से आप चेक करते हैं उसी से पता चल जाता है, ठीक है। तो चेकिंग क्या है जरा ध्यान से देखना, इफ dy by dx, यदि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑब्वियसली वो dy by dx ही फॉर्म में आएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के तक ही बात करनी है हमें, वो fxy है, ठीक है, fxy है, देन f ऑफ, अगर आप उसमें x को लैम्बडा x और y को लैम्बडा y से रिप्लेस कर दें, अगर आप उसे
उस डिफरेंशियल इक्वेशन में x को लैम्डा x और y को लैम्डा y से रिप्लेस कर दें, तब अगर ये लैम्डा की पावर n f ऑफ एक्स वाई वापस से आ गया, अगर f ऑफ एक्स वाई वापस से आ गया तो ये लीनियर ये होमोजीनियस इक्वेशन है। क्या बोला मैंने? आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसमें dy बाई dx भी होगा, x भी होगा, y भी होगा। dy बाई dx को आइसोलेट कर लो एज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। जहां जहां x है वहां वहां लैम्डा x डाल दो, और जहां जहां y है वहां वहां लैम्डा y डाल दो। यदि तो वो लैम्डा कॉमन 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 लेके बाहर खिसक जाए, या n की वैल्यू जीरो भी चलेगी, n की वैल्यू जीरो भी चलेगी, लेकिन यदि तो वो लैम्डा बाहर कॉमन आ जाए और एफ एक्स वाई सेपरेट हो जाए, जो पहला फंक्शन था उससे लैम्डा पूरी तरीके से बाहर निकल आए, कोई भी पावर लैम्डा की 0 1 -1 2 3 कुछ चलेगा, तो आप उसे होमोजीनियस बोलो। और अगर वो बाहर ना आ पाए, जैसे आप साइन के अंदर डाल रहे हो, वो बाहर ही नहीं आ पा रहा, कॉस फंक्शन के अंदर डाल रहे हो वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा है ना, लॉग फंक्शन के अंदर डाल रहे हो वो बाहर ही नहीं आ पा रहा, ऐसी सूरत में वो होमोजीनियस इक्वेशन नहीं होगा। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? वो हमारे सिलेबस से बाहर है। तो टिल द टाइम हमारे पास होमोजीनियस है, तभी तक हम उसको देखेंगे कि हमको उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है ना। इसके अलावा जो भी इस चैप्टर में एक्स्ट्रा चीजें वो सारी चैप्टर से पूरी तरीके से कट चुकी हैं इस बार के सिलेबस में। तो स्टेप 2 क्या है? सॉल्विंग सच इक्वेशंस। हम बोलेंगे इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। पुट किया जाता है y इक्वल्स टू vx, दैट इज जो यहां पे dy बाई dx होगा, या dy जो होगा, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, dy बाई dx जो होगा वो हो जाएगा v इंटू 1 प्लस x dv बाई dx, ठीक है ना। dy बाई dx बाई y इक्वल्स टू vx लिख देंगे, और dy बाई dx किससे रिप्लेस हो जाएगा? v प्लस x dv बाई dx से, v प्लस x dv बाई dx से। हमने क्या किया? बेसिकली डिफरेंशिएट कर दिया प्रोडक्ट रूल के तहत, डिफरेंशिएट किया प्रोडक्ट रूल के तहत। मुझको लगता है बात समझ में आएगी। तो y को ऐसे रिप्लेस कर देंगे और dy बाई dx को ऐसे रिप्लेस कर देंगे, उससे चीजें कन्वर्ट हो जाती हैं तकरीबन वेरिएबल सेपरेबल तक। और वेरिएबल सेपरेबल को सॉल्व करना कितना बेहद आसान है ये तो हम पहले ही देख चुके हैं, सही है ना। तो पहला स्टेप क्या होगा? हर बार चेक करना। दूसरा स्टेप क्या होगा? फिर उसे ऐसे दो स्टेप्स को सब्स्टिट्यूट करना। तो अब अगली स्लाइड से मैं क्या सिखाने वाला हूं गिने चुने सवालों में जो इंपॉर्टेंट है, पहले उसे चेक करना कंडीशन क्या है, दूसरा या इन दोनों के सब्स्टिट्यूशन से कैसे वो लगभग वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाता है और कैसे उसका सोल्यूशन बेहद आसान हो जाता है। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट नोट है यार, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए मैंने एनसीईआरटी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है आपके लिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई और क्या तरीका होता है ये जानने का कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या है। तो आपका dy बाई dx या dx बाई dy जो है ना वो h ऑफ x प्लस x बाई y या y बाई x की फॉर्म में भी आ जाता है। h ऑफ x बाई y यानी कि वो x बाई y और y बाई x में कन्वर्ट हो जाएगा, तभी तो यहां पे आप ये भी तो कहना चाहते हो और y बाई x इक्वल्स टू v। अगर वो x बाई y और y बाई x में कन्वर्ट हो जा रहा है तभी तो उसे v में सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे, तभी तो। अगर वो x बाई y या y बाई x में कन्वर्ट हो रहा है तभी उसे v की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे वो थोड़ा सा ऐसे टेक्स्ट के रूप में बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा यार, मैथ्स है, प्रैक्टिस करके दिखानी पड़ेगी ना। चलिए देखते हैं। कह रहा है शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन एंड सॉल्व इट। तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि पहले तो आपको उसको आइसोलेट करना है। गिवन इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई dy बाई dx दैट इज इक्वल टू x प्लस 2y। तो मैंने आपको सिखाया dy बाई dx को ना आइसोलेट कर लो। dy बाई dx इक्वल्स टू x प्लस 2y बाय x माइनस y से f ऑफ एक्स वाई, ठीक है। देन यहां पे f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y क्या हो जाएगा यार? जहां जहां x है वहां वहां आप लैम्डा x डाल दीजिए, प्लस जहां जहां y है वहां वहां आप लैम्डा y डाल दीजिए, बाय जहां जहां x है लैम्डा x माइनस जहां जहां y है लैम्डा y। जरा गौर से देखिए, लैम्डा कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 2y आएगा, और यहां से लैम्डा कॉमन लेंगे तो ये x माइनस y आएगा। क्या ये वही नहीं है? तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, ये लैम्डा टू द पावर 0 x प्लस 2y बाय x माइनस y यानी f ऑफ एक्स वाई है। तो अभी मैंने आपसे कहा था देखो यार ऐसे एक्सप्रेस करना है आपको, ऐसे एक्सप्रेस करना है आपको, लेकिन लैम्डा की पावर n में n 0 भी चलेगा। तो जब आप ऐसे एक्सप्रेस करोगे तो n की 0, इसका मतलब सो इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन।
इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है जी, ये होमोजीनियस इक्वेशन है। अब अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही है, तो हमारे सिलेबस में है होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर तक ही। सॉल्व करने के लिए y इक्वल टू वी एक्स सब्सटीट्यूट करेंगे। अब सब्सटीट्यूट y equals to vx and dy by dx will be equal to v plus x dv by dx। समझे ना? v पहला फंक्शन एज इट इज, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, ये निकल कर आ गया। ठीक है, वी गेट तो dy by dx को हम क्या बोलेंगे यार? dy by dx को हम क्या बोल देंगे? हम बोलेंगे v प्लस x dv by dx। सही है, दैट इज इक्वल टू x प्लस टू, y को आपने बोल दिया यार vx बाय x माइनस y को आपने बोल दिया vx। मुझको लगता है बात समझ में आ गई होगी, है ना? तो यहां से x dv बाय dx को आप बोल सकते हो ये v इधर ले जाइए, तो ये आ गया x प्लस 2vx बाय x माइनस vx माइनस v। ऑलराइट, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, दैट विल बी इक्वल टू x प्लस 2vx माइनस vx माइनस माइनस प्लस v स्क्वायर x बाय x माइनस vx। सही है क्या? वैसे तो यार मैं x कॉमन ले सकता था, मुझको लगता है उससे बात ज्यादा बन जाती, बट ठीक है, चलो अभी देखते हैं। तो ये आ गया x प्लस vx प्लस v स्क्वायर x बाय x माइनस vx। तो खिंच रहा है थोड़ा सा, दोबारा से देख लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो हमको क्या करना है, dy बाई डी एक्स को v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स ऐसे लिखना है। तो इन दोनों में से अगर x कॉमन ले लूं तो y को मैंने vx डाल दिया, और यहां पे भी y को मैंने vx डाल दिया, और ऊपर और नीचे से x कॉमन ले लूंगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2v बाय 1 माइनस v। मुझको लगता है ज्यादा आसान है, ठीक है ना? x हट चुका है, क्यों x से कंफ्यूज हो रहे थे, है ना? तो ये x dv बाई dx जो है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2v बाई 1 माइनस v। ये v इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x dv बाई dx दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2v माइनस v माइनस माइनस प्लस v स्क्वायर, एंड इन द डिनोमिनेटर इट इज 1 माइनस v। तो x बाय dv बाई dx देखिए दैट विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 2v माइनस v इज v प्लस v स्क्वायर बाय 1 माइनस v। ऑलराइट, so here you will have 1 minus v by 1 plus v square into dv that will be equal to dx by x। इसके बाद क्या करना है यार अपने को? इसको इंटीग्रेट करना है। तो जब यार इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो ln x प्लस सी आ जाएगा, ये तो ln x प्लस सी आ जाएगा। और इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे यार? इसको पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट कर सकते हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन। याद है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन 2 यूनिट पहले मैंने सिखाया था, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है? उसमें बहुत अच्छे से बताया था, सिखाया था कैसे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करने हैं, कौन सा फॉर्मूला करना है, पार्टिकल नहीं पार्शियल, राइट। वरना इसको और अच्छे से देखने के लिए आप एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल 15 भी रेफर कर सकते हैं। अब मैं पूरा पार्शियल फ्रैक्शन से करके नहीं बता रहा हूं आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो एक्स्ट्रा था, जो अच्छा सीखना था, वो मैंने आपको सिखाया। इसके अलावा आगे इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 15 को रेफर कर लेंगे, इसी बहाने पेजेस टर्न कर लोगे यार, दिख जाएगा कितनी इंपॉर्टेंट और अच्छी चीजें कराई गई है, ठीक है ना? तो अभी तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट यार, इसमें स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए कहानी को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं, और अब करते हैं आखिरी बात। यह है आखिरी बात, ठीक है? इसमें क्या है? शो दैट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। अब देखो यार, ये कॉस के अंदर साइन के अंदर जा रहा है, तो अक्सर ऐसा लगता है कि यार डिफरेंशियल नहीं होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है ना? इसको भी सॉल्व करना है अपने को। तो कैसे करना चाहिए हमें इसे? यहां देखिए, हम बोलेंगे सबसे पहले dy बाई डी एक्स को आइसोलेट करना चाहिए। तो गिवन क्या है? गिवन है x cos ऑफ y बाई एक्स dy बाई डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू y cos ऑफ y बाई एक्स प्लस एक्स।
ऑलराइट। तो यहां से dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया भाई, ये आ गया y cos ऑफ y बाई एक्स प्लस एक्स एंड इन द डिनोमिनेटर इट इज x cos ऑफ y बाई एक्स। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो है यार, इसको बोल देते हैं f ऑफ एक्स वाई, ऐसा बोल दिया हमने। देन f ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई क्या होगा, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई कहां क्या क्या होगा सर, जहां जहां एक्स है वहां वहां लैम्डा एक्स डाल दीजिए, जहां जहां वाई है वहां वहां लैम्डा वाई डाल दीजिए। तो वाई की जगह यहां तो आ गया लैम्डा वाई कॉस ऑफ लैम्डा वाई बाय लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा एक्स एंड इन द डिनोमिनेटर लैम्डा एक्स कॉस ऑफ लैम्डा वाई बाय लैम्डा एक्स, है ना। तो देखिए ये लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, ध्यान से देख लो, ये लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट हो गया। तो इन दोनों में से न्यूमरेटर में से जब आपने लैम्डा कॉमन लिया तो टर्म अंदर जो बची वो बची y cos y बाय एक्स प्लस एक्स, है ना, क्योंकि यहां पे भी एक लैम्डा था, यहां पे भी एक लैम्डा था, आपने कॉमन खिसका लिया। डिनोमिनेटर में लैम्डा और अंदर क्या बचा x cos y बाय एक्स, है ना। तो अगर ध्यान से देखो तो लैम्डा लैम्डा कट गया, ये आंसर आ गया लैम्डा टू द पावर जीरो, लैम्डा टू द पावर जीरो। और बची कुची जो भी चीज है, बची कुची जो भी चीज है, इसी को तो आप dy बाई डी एक्स या f ऑफ एक्स वाई कहा करते थे। तो यार होमोजीनियस इक्वेशन होने की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ना। यही कंडीशन सिखाई थी, देखो यही कंडीशन सिखाई थी कि जब भी आप x को लैम्डा x और y को लैम्डा y से रिप्लेस करेंगे तो लैम्डा किसी भी पावर n की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, n कैन इवन भी जीरो, n जो है वो जीरो भी हो सकता है ना। तो देखो ये बाहर आ गया, हेंस प्रूव दैट दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। 50% मार्क्स तो मिल गए। अब बचा कुचा क्या है, सॉल्व करना, सॉल्व करना। तो सॉल्व कैसे करेंगे, पुट कर देंगे यार, पुट y इक्वल्स टू vx एंड dy बाई dx इक्वल्स टू, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करेंगे। पहला फंक्शन एज इट इज, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव तो dy बाई dx। सो वी गेट क्या मिलेगा अपने को, अपने को मिलेगा सर dy बाई डी एक्स को तो हमने क्या लिख दिया, v प्लस एक्स dv बाई dx दैट इज इक्वल टू, y को आपने क्या लिखा यार, y को आपने लिखा vx cos ऑफ, y को आपने लिखा vx बाई x प्लस x एज इट इज एंड इन द डिनोमिनेटर x cos, y को आपने लिखा vx बाई x। ठीक है, सो दैट कैन बी रिटन एज, देखो ऊपर वाले में से मैं x कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास आएगा v cos v प्लस 1, समझ पा रहे हो, v cos v प्लस 1 एंड इन द डिनोमिनेटर x cos v, सही है, x cos v। तो ये x x कैंसिल आउट हो गया यार, तो यहां से आपने x dv बाई dx जो निकाला ये निकल कर आ गया v cos v प्लस 1 बाय cos v माइनस, ये भी इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं, ये आया x dv बाई dx दैट इज इक्वल टू v cos v प्लस 1 माइनस v cos v आ जाएगा एलसीएम बाय cos v, है ना, बहुत सिंपल। तो देखिए v cos v कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास क्या आया, ये आया आपके पास dv cos v dv, वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया भाई, cos v dv दैट विल बी इक्वल टू dx बाय x। ठीक है, इंटीग्रेट मारो, साइन का डिफरेंशिएशन cos, cos का इंटीग्रेशन साइन, तो यह है साइन v इक्वल टू ln x प्लस c। साइन v को क्या बोल सकते हैं, साइन ऑफ v क्या है भाई, v था y बाय एक्स दैट इज इक्वल टू ln x प्लस c। ये रहा यार आंसर। एक्सटेंट ऑफ सोल्यूशन मैटर कर सकता है, चेंज हो सकता है, फाइनल जवाब इससे पहले स्टेप में छोड़ दिया हो सकता है फाइनल जवाब इसके बाद वाले स्टेप में छोड़ा, वो बहुत ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है यार, ठीक है ना। कुछ नंबर आपको ये चेक करने पे मिल जाते हैं और चेक करने के बाद ही आप उसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए सोल्यूशन कितना आसान है, जैसे होमोजीनियस में y इक्वल टू vx डालते हो वो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाता है, फटाक से वेरिएबल को सेपरेट करके उसे इंटीग्रेट किया जा सकता है ना। कमाल का, समझ में आई बात। चलिए दैट्स ऑल एज ऑफ नाउ। ये सारी चीजें जो है वो इसी के साथ हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक होता है खत्म।
और बहुत जल्दी मुलाकात होगी यार। मैं फटाफट से आज ही आपको एरिया ऑफ कर्व्स, एरिया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स यानी एरिया अंडर ऑफ कर्व, एरिया अंडर द कर्व्स भी दूंगा। फिर आज से कल तक हम प्रोबेबिलिटी भी खत्म कर लेंगे और एक बार इस पूरे सिलेबस का रिकैप करेंगे। आज का दिन खत्म होने से पहले कोशिश करते हैं मैक्सिमम चीजों को ग्राफ में लिया जाए, है ना। और उसके बाद कल के दिन में बहुत सारा रिवीजन करेंगे ताकि परसों के दिन में फिर से फोड़ने का एक मौका हो और टच कर पाए यार हम हमारी 100% प्रिपरेशन को। ऑलराइट बच्चों, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय। खत्म कर लेना यार, ड्राइव लिंक पे नोट्स भी अपलोडेड होंगे, उन्हें भी बहुत अच्छे से करना। बाय।